Hello everyone, hope you are doing well. So today we are going to cover some topics of education technology, and our topic is models of teaching. तो टीचिंग और लर्निंग के दौरान जो टीचर है वो बहुत सारे मेथड्स का यूज करता है लर्निंग का जो प्रोसेस है उसे क्रिएटिव और भी कैपेबल बनाने के लिए, जिससे जो स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से सीख सके, यानी उनकी लर्निंग और भी ज़्यादा बेहतर हो। तो ऐसे ही कुछ जो मॉडल्स ऑफ टीचिंग है आज हम कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हेल्पफुल होते हैं, ठीक है। दे आर जस्ट इंस्ट्रक्शन डिजाइन which describe the process of specifying and producing particular environmental situation which causes the student to interact in such a way that specific changes occurs in his behavior। जो मॉडल्स ऑफ टीचिंग है वो एक तरह के हम इंस्ट्रक्शन डिजाइन मान सकते हैं, जो बस इंस्ट्रक्शन देते हैं स्टूडेंट्स को उन्हें अपनी जो लर्निंग एनहांस करने के लिए क्या बेहतर वो कर सकते हैं। which describe the process of specifying and producing particular environmental situation। जो कुछ ऐसी स्पेसिफिक प्रोसेस को प्रोड्यूस करते हैं, एक ऐसा इन्वायरमेंट और सिचुएशन बनाते हैं जिसका परिणाम ये होता है कि जो स्टूडेंट है वो इस तरीके से इंटरेक्ट करता है जिससे उसके बिहेवियर में स्पेसिफिक चेंजेस देखने को मिलते हैं, जिससे वो अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कॉन्सेप्ट की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको अपने बिहेवियर में ला सकता है, जिसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ टीचिंग भी कहते हैं। तो ब्रूस जॉयक एंड मैडसन वैली 1980 में उन्होंने ये डिस्क्राइब किया था मॉडल्स ऑफ टीचिंग। मॉडल ऑफ टीचिंग एज ए प्लान और पैटर्न दैट कैन बी यूज टू शेप करिकुला, टू डिजाइन इन इंस्ट्रक्शनल materials and go guide instruction in the classroom and other setting। जो ब्रूस जॉयका एंड मार्सा वैली ने 1918 में कहा था कि मॉडल ऑफ टीचिंग एक ऐसा प्लान है और हम कह सकते हैं कि ऐसा पैटर्न है जो यूज किया जाता है करिकुलम को डिजाइन करने के लिए, जिसमें कुछ गाइड्स और इंस्ट्रक्शन होते हैं जो क्लासरूम सेटिंग को और भी बेहतर बनाते हैं, क्लासरूम का एनवायरनमेंट बहुत बेहतर बनाते हैं। Families of model of teaching। The Bruce Jaka and Marshall Valley classified models into 4 family। जो ब्रूस जॉका है और मार्शल वैली ने 1980 में कुछ मॉडल्स ऑफ फैमिली को डिवाइड किया था, जिनके 4 पार्ट थे। पहला था इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल्स, पर्सनल मॉडल, सोशल इंटरेक्शन मॉडल एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कैसे करना है, इसके मॉडल थे। पर्सनल मॉडल, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं हर चिल्ड्रन में, तो जो पर्सनल मॉडल है वो बच्चे की हर इंडिविजुअल को अलग तरह से कैसे उसकी जो स्पेसिफिक नीड्स हैं उन्हें कैसे पूरा किया जाए, वो पर्सनल मॉडल का काम था। सोशल इंटरेक्शन मॉडल, अब जो बच्चा है, जो लर्नर है, वो अपने इन्वायरमेंट से कैसे सोशली कनेक्ट होके इंटरेक्ट करके सीख सकता है, ये सोशल इंटरेक्शन मॉडल का काम था। एंड बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल, जैसे हम कहते हैं कि लर्निंग क्या है, लर्निंग है बिहेवियर मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। तो जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल है इसमें भी वही सेम चीज है कि लर्निंग और कैसे इंटरेक्टिव, जो टीचिंग और लर्निंग का जो प्रोसेस है वो किस तरह से और भी ज्यादा इंटरेक्टिव बन सकता है। तो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल, these models focus on intellectual capacity। The primary goals are help individual to acquire knowledge through the analysis of data, help to develop general intellectual skills and fostering the ability to think logically। जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल है वो 3 चीजों पे फोकस करता है और इसका जो मेन फोकस है वो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पे है। तो इसने जो मेन फोकस किया हुआ इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी पे किया है और ये हेल्प करता है इंडिविजुअल को नॉलेज को एक्वायर करने में और डाटा को एनालाइज करने में। ये हेल्प करता है जनरल इंटेलेक्चुअल स्किल्स में
और जो लॉजिकल जो थिंकिंग है उसे एनहांस करता है। द मॉडल्स विच बिलोंग टू दिस फैमिली। अब कुछ मॉडल्स हैं जो इंफॉर्मेशन मॉडल से रिलेटेड हैं। तो ये है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। दिस मॉडल डिजाइन प्राइमरली to develop inductive reasoning but also for concept development and analysis। तो ये जो मॉडल है वो बेसिकली डिजाइन किया गया था इंडक्टिव रीजनिंग के लिए, लेकिन इसका जो मेन मोटिव एक और था, वो था कंसेप्ट डेवलपमेंट और एनालिसिस करना। दूसरा आता है एडवांस ऑर्गेनाइजर मॉडल। दिस मॉडल इज डिजाइन टू इंक्रीज इफिशियंसी और इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब रिलेटेड बॉडी ऑफ नॉलेज। जो एडवांस ऑर्गेनाइजर जो मॉडल है ये डिजाइन किया गया था इफिशियंसी, इंफॉर्मेशन की जो इफिशियंसी है उसका जो प्रोसेस है उसकी कैपेसिटी को रिलेटेड नॉलेज से रिलेटेड करना। ठीक है, डेविड ऑसबॉल इज द एक्सपोनेंट ऑफ दिस मॉडल। और जो डेविड ऑसबॉल थे इन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया था, इसको एक्सपोनेंट किया था। Inductive thinking model. This model designed primarily for development of inductive mental process and academic reasoning. Hida Taba is the exponent of this model. जो inductive thinking model, जैसे कि हम देखते हैं inductive thinking। inductive thinking क्या होता है? जब भी हम किसी बच्चे को टीचिंग और लर्निंग का जो प्रोसेस है उसमें जब टीचर पहले एग्जाम्पल देता है फिर कॉन्सेप्ट बताता है, तो ठीक है ये उसी से रिलेटेड है। तो इंडक्टिव थिंकिंग मॉडल, ये मॉडल जो डिजाइन किया गया था इसका जो प्राइमरी मोटिव था वो था डेवलपमेंट ऑफ इंडक्टिव मेथड, मेंटल प्रोसेस एंड एकेडमिक रीजनिंग। और जो हिदा ताबा है वो इसके एक्सपोनेंट है। द नेक्स्ट वन इज कॉग्निटिव ग्रोथ मॉडल। दिस मॉडल डिजाइन टू इंक्रीज द जनरल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, especially logical reasoning, and Jean Piaget is the exponent of this model। cognitive growth model, जैसे जीन पियाजे ने कहा था कि हर बच्चे को उन्होंने कुछ स्टेज में बांटा था उसके डेवलपमेंट को। उन्होंने कहा था कि जो बच्चा है वो अपनी जो कॉग्निटिव जो थिंकिंग है उसको खुद बिल्डअप करता है। तो इस मॉडल के जो एक्सपोनेंट हैं वो जीन पियाजे हैं। और ये मॉडल जो डिजाइन किया गया था जनरली इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट के लिए और लॉजिकल रीजनिंग के लिए डेवलप किया गया था। 5 नंबर इज इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल। दिस मॉडल टू टीच स्टूडेंट द आर्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंक्वायरी इन डिसिप्लिन्ड वे। ऐसा कहा जाता है कि जब तक जो बच्चा है खुद से क्वेश्चन ना पूछे, जब तक बच्चा खुद से क्वेश्चन ना नहीं पूछता तब तक जो टीचिंग लर्निंग का जो प्रोसेस है वो अधूरा माना जाता है। तो इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल का जो यही मोटिव था कि ये बच्चे को ऐसी स्ट्रेटजी सिखाएगा कि जब जो बच्चा है उसमें आर्ट ऑफ डिपेंडेंट इंक्वायरी का जो वैल्यू है उसे एनहेंस करे। मतलब जो बच्चा खुद से क्वेश्चन पूछने लगे इंडिपेंडेंटली, उसे किसी सिमुलेशन या बाहर से किसी आवरण की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 6th one is memory model and 7th is biological science inquiry model। Social interaction family. This model in this family emphasizes the relationship of individual to society। जो सोशल इंटरेक्शन जो मॉडल है वो ज्यादातर जो जोर देते हैं वो रिलेशनशिप ऑफ द इंडिविजुअल टू द सोसाइटी। आपका सोसाइटी से कैसा रिलेशन है इस पर ये ज्यादा फोकस करते हैं। The primary goals are to train students work together, to inculcate personal and social values, to develop skill and maintaining human relation। जो सोशल इंटरेक्टिव जो इंटरेक्शन फैमिली है ये इसका जो मेन फोकस है वो ये है कि जो बच्चा ग्रुप वर्क में काम करना सीखे, ठीक है, उसकी जो सोसाइटी से रिलेटेड पर्सनल और सोशल वैल्यूज एनहांस हो और उनके अंदर एक स्किल हो, एक डेवलप स्किल हो मेंटेनिंग ह्यूमन रिलेशन, कि वे एक दूसरे से कैसे शेयरिंग एंड केयरिंग वाली फीलिंग्स ला सकते हैं। द मॉडल विच बिलोंग टू दिस फैमिली। अब कुछ मॉडल्स हैं जो
इस फैमिली से रिलेटेड है। पहला है ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल, रोल प्लेइंग मॉडल, jurisprudential inquiry model, laboratory training model, social simulation model एंड social inquiry model। तो जो ग्रुप इन्वेस्टिगेशन मॉडल है वो ग्रुप इन्वेस्टिगेशन, रोल प्लेइंग, लेबोरेटरी, सोशल एंड सोशल इंक्वायरी मॉडल, ये जितने भी मॉडल हैं वो बच्चों को इनकरेज करते हैं ग्रुप वर्क करने के लिए, जिसमें कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव लर्निंग आ जाती है। बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल, जैसे हमने पहले ही बात की कि लर्निंग क्या होती है, मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर की, जो स्टूडेंट है उसके लर्निंग में किस तरह के चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, जिसने लर्निंग की उसके बिहेवियर में किस तरह के चेंजेस आएंगे, ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल के अंतर्गत आएगा, ठीक है। द कॉमन ट्रस्ट ऑफ दिस मॉडल इज द एम्फेसिस ऑन चेंजिंग द observable behavior of the learner. The specific goals are to master technique for the stress reduction, to develop the competency to adapt behavior styles, to foster leadership quality. तो इसके 3 मुख्य गोल है। पहला है मास्टर टेक्निक्स फॉर स्ट्रेस रिडक्शन, जो बच्चे को लर्निंग से जो स्ट्रेस होता है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, वो उसको ऐसी टेक्निक सिखाई जा रही है जो स्ट्रेस को रिड्यूस कर पाए। नेक्स्ट वन है डेवलप द कॉम्पिटेंसी टू अडेप्ट बिहेवियर स्टाइल, उसके अंदर एक ऐसी कॉम्पिटेंसी डेवलप हो जिससे जो बच्चा है वो बिहेवियर को अडेप्ट कर सके। टू फॉस्टर लीडरशिप क्वालिटी, और वो खुद को एक लीडरशिप क्वालिटीज में बिल्डअप हो, वो अपने ग्रुप को लीड कर पाए। मॉडल्स विच बिलोंग टू दिस फैमिली: एंजाइटी रिडक्शन मॉडल, असर्टिव ट्रेनिंग मॉडल, मैनेजिंग बिहेवियर मॉडल, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मॉडल एंड रिलैक्सेशन मॉडल। ये जितने भी मॉडल्स हैं वो बच्चे को उसकी जो बिहेवियर में वो किस तरह से मॉडिफाई हो सकता है, उसका बिहेवियर और किस तरह से वो बेहतर रिजल्ट ला सकता है, इस सब पे बेस है। Personal model. Models which belong to this family deals with the personal development of the individual. The primary goals are to help students understand, to increase the student's sense of self-worth, to help students refine the emotion, क्लासरूम मीटिंग मॉडल। जो पर्सनल मॉडल है वो बच्चे की पर्सनल नीड से रिलेटेड है, ठीक है। ये बच्चों को हेल्प करता है अंडरस्टैंड करने में, इंक्रीज करता है स्टूडेंट की सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ में, ठीक है। हेल्प स्टूडेंट रिफाइन देयर इमोशन, जो स्टूडेंट्स वो अपने इमोशन को कैसे रिफाइन कर सकते हैं और क्लासरूम में कैसे बिहेव करना है, जो क्लासरूम मीटिंग मॉडल। To foster the student creativity, the model which belong to this family are non-directive teaching model, synaptics model, awareness training model and classroom meeting model। ये जितने भी मॉडल हैं सब जो चिल्ड्रन है, जो लर्नर है, उसकी पर्सनल नीड को फुलफिल करते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल, तो कोई भी जो मॉडल है उसके 5 एलिमेंट्स होंगे। पहला होगा फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन एंड सपोर्ट सिस्टम। जितने भी हम टीचिंग मॉडल आगे पढ़ेंगे उनके ये 5 और 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इन्हें आप ऐसे समझ सकते हैं, आप जब भी कोई एक्टिविटी करा रहे हैं, ठीक है, तो उसका मेन मोटिव क्या होगा, वो रिलेटेड हो जाएगा फोकस से। दूसरा आ जाएगा सिंटैक्स, उसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, जो भी एक्टिविटी करवाने जा रहे हो क्लास में, उसका सिंटैक्स यानी स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो किस तरह से आप उसे डेवलप करेंगे। सोशल सिस्टम, वो सोसाइटी से कैसे रिलेटेड होगा, उसमें जो बच्चे कैसे ग्रुप वर्क करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, उससे जो बच्चा है वो किस तरह से रिएक्ट करेगा, उसको वो जो भी पर्टिकुलर हम उसे सिखाने जा रहे हैं, कोई भी सब्जेक्ट हो गया, कॉन्सेप्ट हो गया, तो उससे जो बच्चा रिलेट कैसे करेगा, उससे उसकी क्रियाएं प्रतिक्रिया क्या होगी। सपोर्ट सिस्टम, उसका सपोर्ट सिस्टम कैसा होगा, उसे कौन कौन सपोर्ट कर रहे हैं, मान लो करिकुलम है, ठीक है, रिसोर्स हो गया, बुक्स हो गए, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, ये सपोर्ट सिस्टम के अंदर आएंगे, ठीक है।
Focus. It is the main aspect of a teaching model. Name and objective of teaching constitute the focus. It refers the goals of objective of teaching. जो focus है इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, जो टीचिंग मॉडल है उसका नाम आ जाएगा, क्या नाम है, ठीक है, उसका नेम एंड ऑब्जेक्टिव, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है। सिंटैक्स में क्या आएगा, डील विद द फेसेस ऑफ मॉडल, इट इन्वॉल्व द डिस्क्रिप्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिविटी। ये क्या इन्वॉल्व करेगा, डिस्क्रिप्शन और जो एक्टिविटी है उसका स्ट्रक्चर क्या है। सोशल सिस्टम डिस्क्राइब द रोल एंड रिलेशनशिप बिटवीन द टीचर एंड द प्यूपिल। जो सोशल सिस्टम है वो डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप टीचर और पीपल्स के बीच में, कि उनके बीच में रिलेशनशिप कैसा हो रहा है। प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, टीचर रिएक्ट टू द रिस्पॉन्सिव ऑफ द स्टूडेंट। जो टीचर है वो किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है। मान लो अगर बच्चे शैतानी कर रहे हैं तो टीचर कैसे रिस्पॉन्स करेगा। अगर कोई अच्छा काम कर रहा है तो टीचर उसे किस तरह से रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। उसका सपोर्ट फिर आ जाएगा सपोर्ट सिस्टम, इट रिफर टू द एडिशनल रिक्वायरमेंट्स अदर देन द फैसिलिटीज यूजुअली अवेलेबल इन द क्लासरूम। ये एडिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या है, जब भी अगर बच्चे को कोई डाउट रहा तो वो टीचर से पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा, तो एडिशनल रिक्वायरमेंट होगी, उसे क्या और बेहतर चाहिए, अदर देन फैसिलिटी यूजुअली अवेलेबल इन द क्लासरूम। और कहीं और जो क्लास में जो फैसिलिटीज है वो क्या क्या अवेलेबल है। मतलब आप कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं, आपके पास मॉडल है, आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज है, आप पीपीटी का यूज कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब किस में आ जाएगा, सपोर्ट सिस्टम में आ जाएगा। इफेक्ट्स ऑफ द मॉडल, instruction effects, these are the direct effects of the model which result from the content and the skill on which the activities are based. Nutrient effect, they are indirect effect of the model, these are the impact in the learning environment. Instruction and nutrient, ये दो तरह के इफेक्ट होते हैं। जो इंस्ट्रक्शन इफेक्ट है ये डायरेक्ट इफेक्ट होता है, ठीक है। जो कोई भी मॉडल है उसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या आ रहा है, जो एक्टिविटी है उन पे बेस्ड होता है ये। जो न्यूट्रिएंट इफेक्ट है ये इनडायरेक्ट इफेक्ट है, ठीक है। ये लर्निंग इन्वायरमेंट का बच्चे के बिहेवियर पे क्या असर पड़ रहा है उससे रिलेटेड है। अब आता है मैं पहला कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसमें रखा है कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल। तो कॉन्सेप्ट यानी हम बच्चे को कुछ भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है। मान लो हम विंड के बारे में बता रहे हैं, हम फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे हैं, मान लो हम पेन के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो वो खुद में एक कॉन्सेप्ट है। हम उससे रिलेटेड कितनी भी डेफिनेशन दे दें, हम बताएं कि पेन में इंक होती है, इससे हम अच्छी तरह से लिख सकते हैं, पहले पेन अलग आता था, स्याही अलग आती थी, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट हो गया सारा। अटेनमेंट यानी एक्वायर करना, ठीक है, अटेन करना। तो concept attainment model, the concept attainment model is the design to help students to learn concept and help them to become more effective in learning concept. To become more effective in learning concept, it has been based upon the studies made by the Jerome S. Bernal and his associate Jacqueline Good, now the George Austin. ये जो कॉन्सेप्ट अटेनमेंट मॉडल था ये डिजाइन किया गया था स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट लर्न कराने के लिए एंड टू हेल्प देम टू बिकम मोर इफेक्टिव इन लर्निंग कॉन्सेप्ट, और उनकी जो लर्निंग पावर है उसे और भी ज्यादा इफेक्टिव करने के लिए। इट इज बेस्ड अपॉन द स्टडी मेड बाय द जेरोम ब्रूनर। और ये जो मॉडल था वो बेस्ड था स्टडीज पे, किसकी पे, जेरोम एस ब्रोनर की पे, और उनकी एसोसिएट थी जैकलीन गुड, और वर्तमान समय में कौन है, जॉर्ज ऑस्टिन है। तो अब जो बाकी का जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो थैंक यू। अगर अच्छा आए तो लाइक कर देना बाद में।